हाय हेलो एवरीवन। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की टॉप क्लास कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इनके फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट तो काफी अच्छे रहे थे। लास्ट काफी क्वार्टर से कंपनी काफी कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर पा रही है। 30% से ज्यादा की ग्रोथ है इनकी। एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है। प्रॉफिट के नंबर्स ऑलमोस्ट 34-35% से ग्रो हुए थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कंपनी का आरओई का नंबर जो बहुत ही लो था पहले 12-13% के आसपास, अब वो लगातार इंप्रूव हो रहा है और 15-16% के आसपास का इनका आरओई का नंबर आ गया है। नंबर्स काफी अच्छे डिलीवर किए हैं। अभी कॉन कॉल में देखेंगे कि ओवरऑल क्या आउटलुक है मैनेजमेंट का FY25 को लेकर के, एंड एज ए इन्वेस्टर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक के, एंड क्या अपॉर्चुनिटी लगती है इस स्टॉक के अंदर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि FY24 काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे कंपनी ने कंक्लूड किया है। अगेन वही सारे नंबर्स इन्होंने रिपीट किए कि लोन बुक की ग्रोथ 35% रही है। स्प्रेड देखोगे तो वो काफी अच्छा है, 5.4% का स्प्रेड है। स्प्रेड क्या होता है बेसिकली? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब क्या है आपका, किस रेट से आपने मार्केट से पैसा उठाया, आगे आप किस रेट पे लोन दे रहे हो, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। होम फर्स्ट का स्प्रेड जो है वो 5.4% है। कुछ टाइम पहले ये 5.7 5.8% था। तो बेसिकली कंपनी ने अपना थोड़ा सा लैंडिंग रेट भी कम किया है, प्लस इनकी बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जिसकी वजह से इनका स्प्रेड हम देख रहे हैं 5.4% के आसपास है, बट अभी भी काफी हेल्थी लेवल पे है। और मैनेजमेंट की गाइडेंस से अभी भी काफी अच्छा है। इनकी गाइडेंस जो है वो 5% से 5.25% की रहती है इनके स्प्रेड की, बट अभी भी अगर हम देखें तो उससे अच्छा मैनेज किया है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 34% रहा है। आरओए का नंबर 3.8% है, काफी अच्छा नंबर है। आरओई अगर आप FY24 में देखोगे पूरे साल का तो 15.5% के आसपास है। लेकिन अगर हम सिर्फ फोर्थ क्वार्टर की बात करें, मतलब इंक्रीमेंटल आरओई की बात करें, तो वो कंपनी का 16% भी क्रॉस कर चुका है। 16.1% के आसपास का आरओई का नंबर है। तो आरओई पे काफी अच्छा काम किया है होम फर्स्ट ने। एंड कंपनी कह रही है कि ये सारे नंबर्स हमने डिलीवर किए हैं उस टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा था। तो ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की। देन डिस्ट्रीब्यूशन लगातार एक्सपैंड कर रही है कंपनी। टोटल इन्होंने 22 ब्रांचेस ऐड की हैं FY24 के अंदर। आज के टाइम पे टोटल ब्रांचेस इनके 133 है। और काफी वाइड प्रेजेंस है होम फर्स्ट की। टीयर 1 मार्केट से लेकर के टीयर 5 मार्केट में है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीयर 3 टीयर 4 में इनकी प्रेजेंस ज्यादा है। जैसे इंडिया शेल्टर को अगर आप देखोगे तो वो कंपनी टीयर 3 मार्केट्स पे ज्यादा फोकस करती है, टीयर 3 टीयर 4 पे। वीजा वीज होम फर्स्ट टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी है, एंड काफी डाइवर्सिफिकेशन रखा है इन्होंने। 13 स्टेट्स और यूटीज के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। इस चीज को उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी रिपीट किया था। कंपनी बेसिकली कह रही है आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट निकल करके आ रहे हैं। वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। कौन से वो स्टेट है? यूपी, एमपी एंड राजस्थान। कंपनी कह रही है कि हमारे जो आने वाले ब्रांचेस हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस इन्हीं तीनों स्टेट्स के अंदर ओपन करेंगे। ऑलरेडी हमारी प्रेजेंस है, पर उसको हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे और स्ट्रेंथन देंगे अपनी प्रेजेंस को, बिकॉज यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लग रही है हमें पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए। एसेट क्वालिटी कंपनी की काफी अच्छी है। ग्रॉस एनपीए का नंबर तो कंपनी का स्टेबल था, लेकिन जो डीपीडीज के नंबर होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि कितने कस्टमर्स ने अपनी एक ईएमआई या 2 ईएमआई मिस करी है, तो वो सारे नंबर्स भी कंपनी के इंप्रूव हुए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और उसके बाद अगर आप क्रेडिट कॉस्ट का नंबर देखोगे होम फर्स्ट का, तो सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी का फोर्थ क्वार्टर के अंदर। इसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, 20 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट आई है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कलेक्शंस। तो कंपनी की कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी रही है। प्लस इनके जो कुछ पुराने एनपीएस थे, जो कंपनी ने एनपीए डिक्लेयर कर दिया था और प्रोविजनिंग भी कर दी थी उसके अगेंस्ट में, उस एनपीए से भी काफी अच्छी रिकवरी हुई है, काफी अच्छी कलेक्शन हुई है कंपनी की, जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज्यादा कम हो गया, 10 बेसिस पॉइंट पे आ गया। लेकिन आगे के लिए कंपनी ने गाइडेंस अपना वही दिया है, 30 से 40 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट का कंपनी ने गाइडेंस दिया है। देन कंपनी कह रही है कि मार्जिन हमारे थोड़े से कंप्रेस हुए हैं, और वो हमने अभी डिस्कस भी किया था कि स्प्रेड इनका कम हुआ है, तो उसका ऑब्वियसली इंपैक्ट आपके मार्जिन पे पड़ेगा। तो कंपनी का मार्जिन अगर आप आज देखोगे तो 5.3% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस कंपनी के। कंपनी कह रही है कि 2-3 चीजों की वजह से इस पे प्रेशर पड़ा है। पहला तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी है। दूसरा, हमने लेंडिंग कॉस्ट अपना थोड़ा सा कम किया है। तीसरा जो है वो कैश कंपोनेंट हमारे बैलेंस शीट में थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये तीनों चीजें जो है वो हमारे मार्जिन को थोड़ा सा ड्रैग कर रही है। आज के टाइम पे इनका मार्जिन अगर आप देखोगे तो 5.3% के आसपास है। स्प्रेड का गाइडेंस कंपनी ने वही सेम रखा है, 5% से 5.25% का स्प्रेड कंपनी मेंटेन करना चाह रही है अपने मीडियम टर्म के अंदर, मतलब
3 4 5 साल का होराइजन है इनका। देन ओपेक्स टू एयूएम जो हम देखते हैं लेंडिंग कंपनीज अपना कॉस्ट कितने एफिशिएंटली मैनेज कर पा रही है, तो अगर आप होम फर्स्ट का ओपेक्स टू एयूएम देखोगे तो ये इंप्रूव हुआ है। सिर्फ 2.5% का ओपेक्स टू एयूएम है कंपनी का इस पर्टिकुलर फोर्थ क्वार्टर के अंदर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रीजन वही रहा है, कंपनी ने जो प्रोविजनिंग थोड़ी सी ज्यादा करी थी बैड लोन्स के अगेंस्ट में, तो क्योंकि उनमें रिकवरी हो गई तो कंपनी ने प्रोविजनिंग वो कम कर दी। अब प्रोविजनिंग अगर आपने कम कर दी तो आपका इनकम वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए इनका जो कॉस्ट है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम दिख रहा है। कंपनी कह रही है कि आगे चल के हमारा गाइडेंस वही है, 3% के आसपास हमारा ओपेक्स टू एयूएम रहेगा, क्योंकि हम एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं, नए स्टेट्स नए ज्योग्राफीज में जाएंगे, प्लस जहां पे हमारी ऑलरेडी प्रेजेंस है वहां पे और डीपर पेनेट्रेट करेंगे, और ज्यादा मार्केट शेयर गेन करेंगे। तो इसलिए हमारा ओपेक्स टू एयूएम जो है वो 3% के आसपास ही रहेगा आने वाले टाइम में। इसके बाद में कंपनी कह रही है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका 8.25% के आसपास है, जो कि 3 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। मतलब स्टेबल है, कोई खास इंक्रीज हुआ नहीं है लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखोगे। प्रोविजनिंग कंपनी की काफी सॉलिड है, 51% से प्रोविजनिंग करी हुई है कंपनी ने। देन इसके बाद को लेंडिंग पे होम फर्स्ट का फोकस है आज के टाइम पे काफी ज्यादा। कंपनी कह रही है कि आने वाले टाइम में को लेंडिंग जो है वो पूरे डिसबर्समेंट का 10% शेयर रहेगा उसका। जितना भी हम नया लोन देंगे उसमें 10% जो है वो को लेंडिंग रहने वाला है। तो को लेंडिंग में बेसिकली यील्ड जो है वो इनका कम होता है। अगर ये खुद से लोन देते हैं जितना, उसका यील्ड थोड़ा सा ज्यादा होता है, को लेंडिंग में यील्ड थोड़ा सा कम होता है। सो वो देखना पड़ेगा कि इनके यील्ड पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा आगे चल करके। देन कंपनी कह रही है कि अगर आप रेट वाइज देखोगे, मतलब सोर्सिंग का बात कर रही है कंपनी की, जो हम बैंक से, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक से जो पैसा उठाते हैं, उसमें प्राइवेट बैंक्स ने अपने रेट अभी कम नहीं किए, प्राइवेट बैंक हमें उतना ही चार्ज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे पीएसयूज हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना रेट कम किया है, तो यहाँ से आपको बेसिकली बार्गेनिंग पावर भी समझ आती है कि प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स का बार्गेनिंग पावर कैसा चलता है मार्केट में। देन कंपनी कह रही है कि नेट नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 से 20 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है करंट लेवल से। कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो बढ़ना था वो मेजरली बढ़ गया है। यहाँ से 10 to 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हम और देख सकते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में। इसके बाद एक ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम चल रहा है होम फर्स्ट के साथ में, इनका बीटी आउट एक्चुअली बढ़ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो बीटी आउट क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर मतलब कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने होम फर्स्ट से 5 साल का या 10 साल का लोन लिया है, फॉर एग्जांपल 10 साल में से उसने 2-3 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लिया है, बाकी का जो टेन्योर है वो उस कस्टमर ने किसी दूसरी फाइनेंस कंपनी के पास में स्विच कर लिया या फिर किसी बैंक के पास में स्विच कर लिया, उसको बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। अब अगर आप एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, बिकॉज वो कस्टमर अगर पूरा टेन्योर मेरे पास कंप्लीट करता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता, वही मेरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम ही तो एक इनकम होती है एक लेंडर की। लेकिन वो मेरा चला गया, वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला गया। तो ये प्रॉब्लम होम फर्स्ट के साथ में हो रही है पिछले कुछ टाइम से। इनका जो बैलेंस ट्रांसफर है वो बढ़ करके 6% से बढ़ करके 7.5-8% पे हो गया। कंपनी कह रही है कि ये मेजरली क्यों हो रहा है, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम में और हमने भी हमारे कस्टमर्स के इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए हैं, तो उसकी वजह से कस्टमर स्विच कर रहे हैं। कंपनी कह रही है कि इसको एड्रेस करने के लिए हम कुछ स्टेप्स वगैरह ले रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ये कंसर्न है लेकिन कोई मेजर कंसर्न नहीं है। कंपनी कह रही है आगे चल के ये मैनेज हो जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला इससे हमारे बिजनेस पे। इसके साथ में आरबीआई ने एक सर्कुलर लॉन्च किया था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए कुछ टाइम पहले। सो आरबीआई का कहना था बेसिकली सिस्टम में ऐसी कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऐसे बैंक्स भी हैं जो क्या करते हैं कि चेक तो फॉर एग्जांपल आपको 2-3 दिन बाद आपके एक कस्टमर को हैंड ओवर होता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट है उस लोन के ऊपर वो पहले से ही चार्ज करना शुरू कर देते हैं, जिसको हिडन चार्जेस वगैरह भी बोला जाता है। तो आरबीआई ने बोला है कि अब से जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो इंटरेस्ट रेट तभी उसी डेट से चार्ज करना स्टार्ट करेगी जिस डेट से वो चेक हैंड ओवर कर रही है कस्टमर को, बोरोवर को। तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी बोल रही है कि हमें इससे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वैसे भी हम चेक के थ्रू हमारा बिजनेस होता नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं कस्टमर्स के अकाउंट में, तो उससे हमें इंपैक्ट नहीं होने वाला। दूसरा एक सेगमेंट है, कंपनी कह रही कि रीसेल का जो केस होता है, मतलब जो एक प्रॉपर्टी पहले से बनी हुई है तो सेलर बायर को जो बेचता है, वो वाला जो केस होता है उसमें कंपनी डिमांड ड्राफ्ट इशू करती है। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट है। कंपनी कह रही है कि आरबीआई का जो सर्कुलर है उसमें उन्होंने सिर्फ चेक को मेंशन किया है, डिमांड ड्राफ्ट को मेंशन नहीं किया है, तो इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि हमें इसका कोई इंपैक्ट पड़ना है नहीं पड़ना है। दूसरा केस ये है कि वो वाला जो वॉल्यूम है उस ट्रांजेक्शन का बहुत कम है,
मेजरली हम इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफर करते हैं, तो अगर उसका आरबीआई उसको कंसीडर करता भी है तो भी हमें इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, हम वैसे भी इसको चार्ज नहीं कर रहे थे। सो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो आरबीआई पिछले कुछ टाइम से लगातार काफी इस तरीके के स्टेप्स ले रहा है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम में, कुछ जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है बोरोअर्स को वो सारी चीजें थोड़ी सी बंद हो जाए, और ये सिस्टम के लिए अच्छा है बिकॉज बोरोअर के लिए भी बेनिफिट है, और जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो ट्रांसपेरेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो और बेनिफिट ही होने वाला है, बिकॉज जो अनएथिकली जो ये चीजें करते हैं, हिडन चार्जेस वगैरह चार्ज करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल दो होम फर्स्ट कह रहे हैं कि उनको इससे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि टिकट साइज हमारा बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में, इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो है को लैंडिंग, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक बैंक के साथ में मिलकर के लोन दोगे या फिर एक बड़ी एनबीएफसी के साथ में मिलकर लोन दोगे तो टिकट साइज आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो अफोर्डेबल सेगमेंट में डील नहीं करते हैं 5, 10, 15 लाख के। उनका टिकट साइज यूजुअली आप देखते हो 30, 40 लाख तक का होता है, तो एक तो उस वजह से टिकट साइज बढ़ा है। दूसरा कंपनी कह रही है, ये भी अगेन इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में भी कहा था, कि जैसे जैसे हम एंटर कर रहे हैं नई ज्योग्राफी के अंदर, नए स्टेट्स के अंदर, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के प्राइसेस भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, प्लस लोगों की इनकम भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कह रही है कि जैसे हमने साउथ में एंटर किया, कर्नाटका में एंटर किया, तेलंगाना में किया, तो वहां पे क्या है कि लोगों की पर इनकम भी थोड़ी सी ज्यादा है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी ज्यादा है, इसीलिए आपको दिख रहा है कि एवरेज टिकट साइज थोड़ा सा बढ़ रहा है। और इसके साथ में कंपनी कह रही है कि वैसे भी जिस तरीके से कंट्री हमारी प्रोग्रेस कर रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो एवरेज टिकट साइज तो बढ़ेगा ही आने वाले टाइम में। यहाँ पे एक पॉइंट हमें समझना होगा, इंडिया शेल्टर की मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि जो टिकट साइज है वो इतनी ज्यादा तेजी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बढ़ेगा आने वाले टाइम में। उसका रीजन ये है कि इंडिया शेल्टर पर्टिकुलरली टियर 3, टियर 4 मार्केट में ज्यादा प्रेजेंट है, और उनका फोकस भी वही है आगे के लिए भी। वीजावीज होम फर्स्ट को हम देखने की, ये टियर 1 में भी है, टियर 2 में भी है, तो इसीलिए मतलब थोड़े से आप बोल सकते हो थोड़े से अपर क्लास एरिया में थोड़ा सा इनका प्रेजेंस ज्यादा है, तो इसीलिए इनका टिकट साइज माइट भी उस रीजन की वजह से थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि क्रेडिट कॉस्ट हमारा मतलब आप अगर बाकी प्लेयर्स का देखोगे तो उनका क्रेडिट कॉस्ट 15 to 20 बेसिस पॉइंट का है, होम फर्स्ट का गाइडेंस 30 से 40 बेसिस पॉइंट का है। होम फर्स्ट कह रहा है इसका रीजन ये है कि हमने काफी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करी है, फ्लोटिंग प्रोविजनिंग करी है, जो हमने भी डिस्कस किया कि प्रोविजनिंग काफी सॉलिड है होम फर्स्ट की, और ये ठीक भी है। कंपनी कह रहा है कि हम रिस्क को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर रहे हैं, तो हमारा गाइडेंस क्रेडिट कॉस्ट का वही 30 बेसिस पॉइंट का रहने वाला है। सो अगर 30% की ग्रोथ अगर आप देखो तो उस पर ये 30 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट बिल्कुल मैनेजेबल है, कंपनी काफी अच्छे नंबर्स फिर भी रिपोर्ट कर सकती है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में। देन कंपनी कह रही है कि इंक्रीमेंटल जो हमारे ब्रांचेस रहेंगे वो ऑब्वियसली यूपी, एमपी, राजस्थान के स्टेट्स में थोड़े से ज्यादा रहेंगे, बिकॉज वहीं हमको ग्रोथ ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। साथ में कंपनी कह रही है कि जो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है, वो हम एकदम से पास ऑन नहीं करते हमारे कस्टमर्स को। सो बेसिकली कंपनी कह रही है कि अगर हमारा यहां से इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल 10 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट बढ़ता है, तब हम ये पास ऑन नहीं करेंगे हमारे कस्टमर्स को। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमें फोर्सफुली उसको करना पड़ेगा, लेकिन छोटा सा अगर इंक्रीज होगा हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में तो उसको हम हमारे कस्टमर्स को अभी पास ऑन नहीं करेंगे। इसके साथ में कंपनी का कहना है कि अगर आप बीटी आउट्स में कंपनी कह रही है कि इसका मेन पार्ट तो वही है कि जो इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ाए हैं पिछले कुछ टाइम में उसकी वजह से कस्टमर स्विच कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंपनी कह रही है जो ये स्विच कर रहे हैं वो लार्जली ये बड़े बैंक्स के पास में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई नया प्लेयर बाहर से आ गया, कोई कॉम्पिटिटर बाहर से आ गया और वो हमारे कस्टमर्स को लेकर के जा रहा है, बिकॉज नए प्लेयर के लिए बीटी आउट के थ्रू कस्टमर को एक्वायर करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को मैनेज करने के लिए, बिकॉज नए प्लेयर का बोरोइंग कॉस्ट तो वैसे ही ज्यादा होता है, तो अगर वो कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा तो उनको प्रॉब्लम आएगा उनके मार्जिन वगैरह को मेंटेन करने में। तो इसीलिए ये जो हमारे कस्टमर जा रहे हैं ये लार्जली स्विच होकर के बड़े बैंक्स की तरफ जा रहे हैं। तो और वो उसमें भी कंपनी कह रही है कि आगे चल के अगर आप देखोगे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होने की एक्सपेक्टेशन है, तो इंटरेस्ट रेट जब कम होगा और वो बेनिफिट जब हम पास ऑन करेंगे हमारे कस्टमर्स को, तो हमें लगता है कि हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। देन कंपनी कह रही है कि 20 से 25 ब्रांचेस हम टारगेट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपन करेंगे हम। और उसके बाद कंपनी कह रही है कि होम फर्स्ट का जो मेजर पार्ट जो बिजनेस है वो रूरल से नहीं आता है, हम मेनली सेमी अर्बन में प्रेजेंट है हमारा, तो वहां से हमारा ज्यादा बिजनेस आता है, इसीलिए रूरल एरियाज के जो कस्टमर्स हैं, जो वहां की जो पॉपुलेशन है, उनकी इनकम पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसका डायरेक्टली हमारे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज
हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो या तो सर्विस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, और वहां पे उनकी इनकम जो है वो स्टेबल है, तो हमें ऐसा कोई कंसर्न लगता नहीं है। देन क्रेडिट कॉस्ट में अगेन इनका भी वही पॉइंट है जो अरमान ने बोला था। कंपनी बोल रही है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि गुजरात के स्टेट में क्रेडिट कॉस्ट कुछ और रहेगा, महाराष्ट्र के स्टेट में क्रेडिट कॉस्ट कुछ और रहेगा। इनफैक्ट ये कस्टमर टू कस्टमर ही वेरी करता है, बिकॉज इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो लो इनकम ग्रुप है। तो वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक कस्टमर को डील किया जिसका पास्ट में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, टाइम पे रीपेमेंट वगैरह किया है, डॉक्यूमेंटेशन उसकी स्ट्रांग है। वीजा वीज आपको दूसरा कस्टमर उसी रीजन में एक ऐसा मिल जाएगा जिसके पास में डिफॉल्ट है बहुत सारे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो कंपनी वही कह रही है कि कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, सेम जो अरमान ने कहा था अपने कॉन कॉल में। इसके बाद कंपनी कह रही है कि हम कस्टमर्स की इनकम इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं कि उनकी इनकम में क्या क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है। हम जो नंबर ट्रैक करते हैं वो टिकट साइज ट्रैक करते हैं, और वो हमें क्लियरली शो कर देता है कि किस एरिया में कस्टमर्स की इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है या स्टेबल है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर टिकट साइज किसी एरिया में 10 to 15% बढ़ रहा है ऑन अ वाई बेसिस, तो उसका क्लियरली मतलब यही है कि यहाँ वहां के जो कस्टमर्स हैं उनकी इनकम में भी 10 to 15% का इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसी चीज को डायरेक्टली ट्रैक करते हैं। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि अब होम फर्स्ट जो है वो प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इसी होम फर्स्ट इसीलिए कह रहा है कि जो आपको ईल्ड हमारे कम लगते हैं कंपेयर टू अदर प्लेयर, जैसे अगर आप इसका ईल्ड देखोगे तो इंडिया शेल्टर या एप्टस के कंपैरिजन में होम फर्स्ट का ईल्ड बहुत कम है। तो उसका रीजन होम फर्स्ट वही कह रहा है कि हमारा जो प्योर होम लोन बुक है वो बहुत ज्यादा है। 86-87% जो इनका लोन बुक है वो प्योर होम लोन है। बाकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी सिर्फ 12-13-14% है। जबकि आप इंडिया शेल्टर को देखोगे तो उसका ऑलमोस्ट 20-30% 30% के आसपास उसका 42% के आसपास उसका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। एप्टस को अगर आप देखोगे तो वो 20% के आसपास एसएमई लोन देता है। इसीलिए उन कंपनीज के यील्ड ज्यादा है, मार्जिन थोड़े से ज्यादा है। सो वो एक रीजन है। इसलिए होम फर्स्ट कह रहा है कि आपको हमारे यील्ड हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम लग रहा है। कंपनी कह रही है कि अगेन वही बीटी जो बैलेंस ट्रांसफर वाला जो प्रॉब्लम है वो आपको हमारे कॉम्पिटिटर्स में इसीलिए नहीं दिख रहा इतना ज्यादा, बिकॉज उनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला भी एक मेन प्रोडक्ट है। हमारे लिए वो प्रोडक्ट अभी काफी कम है और उसको हम ज्यादा बढ़ाने को भी नहीं देख रहे। हमारा फोकस प्योर होम लोन पे ही रहने वाला है। तो इसलिए आपको दिख रहा है कि कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारा बीटी रेट भी ज्यादा है, बट आगे चल के कंपनी ने इसको बार बार बोला है कि ये बीटी रेट वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। को लैंडिंग में जो हमने डिस्कस किया था, कंपनी कह रही कि को लैंडिंग आने वाले टाइम में 10% कंट्रीब्यूट करेगा हमारे टोटल डिसबर्समेंट का। उसमें यील्ड कम है, 10% के आसपास यील्ड है सिर्फ। तो कंपनी कह रही है कि इसीलिए हमने जो गाइडेंस दिया है हमारे स्प्रेड का वो 5% से 5.25% दिया है, क्योंकि अभी तो हमारा स्प्रेड जो है वो 5.4% है, हमारे गाइडेंस से बहुत अच्छा है। लेकिन हमने इसको गाइडेंस कितना दिया है, 5 से 5.25%। तो वो इसीलिए दिया है कि जैसे जैसे को लैंडिंग का शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा यील्ड जो है ओवरऑल वो थोड़ा बहुत कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देन मार्जिन पे कंपनी कह रही है कि मार्जिन हमारे लगभग 5.3 से 5.5% के बीच में वहीं पे रहेंगे, उसी लेवल पे रहेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो भी वही रहेगा, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसी के लेवल के आसपास हम इसको मैनेज करेंगे। टिकट साइज पे अगेन फिर से कंपनी कह रही है कि टिकट साइज जो है वो जो इमर्जिंग स्टेट्स हैं, मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, इन तीनों स्टेट्स में टिकट साइज कम है कंपेयर टू महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। बहुत सिंपल रीजन है, वहां पे तो इनकम लेवल भी ज्यादा है लोगों की, इसीलिए। दूसरा पॉइंट एक और है, कंपनी कह रही है कि 10 साल पहले जब हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था गुजरात से, जो हमारा मेन स्टेट है, कोर स्टेट है, तो गुजरात में जो टिकट साइज 10 साल पहले था, आज के टाइम पे वही सेम टिकट साइज इन तीनों स्टेट्स के अंदर है, यूपी, एमपी और राजस्थान के अंदर। इसीलिए हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इन तीनों स्टेट्स के ऊपर कि आने वाले टाइम में ये भी सेम तरीके की ग्रोथ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, उतना ग्रोथ पोटेंशियल है इन तीनों स्टेट्स में। और इसीलिए हम वहां पे डीपली पेनेट्रेट होना चाह रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। देन गुजरात पे एक और चीज कह रही है कंपनी की, आपको ऐसा लग रहा है कि गुजरात का ग्रोथ हमारा थोड़ा सा कम हुआ है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम साउथ में भी एंटर कर रहे हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, इन तीनों स्टेट्स के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नए स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं, गुजरात का जो शेयर है वो धीरे धीरे और कम हो जाएगा। आज के टाइम पे 30% से ज्यादा जो लोन बुक है इस कंपनी का वो गुजरात से ही आता है, और कंपनी कह रही है कि आगे चल के थोड़ा सा और कम हो जाएगा। गुजरात में कंपनी बोल रही है हमारा 4 से 5% का मार्केट शेयर है। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है गुजरात के स्टेट के अंदर भी,
और कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 20 से 30% की ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ गुजरात के स्टेट से। तो ग्रोथ वाइज गुजरात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन गुजरात पे एक और पॉइंट है, कंपनी कह रही है कि गुजरात में का जो मार्केट है वहां पे मोस्टली अपार्टमेंट वगैरह ज्यादा सेल होते हैं, तो अपार्टमेंट का बिजनेस वहां पे ज्यादा आता है, इसीलिए वहां पे टिकट साइज ज्यादा है और जो इंटरेस्ट रेट कंपनी चार्ज करती है वो थोड़ा सा कम होता है। वीजा वीज कंपनी बोल रही है ये जो 3 स्टेट्स हैं यूपी एमपी राजस्थान, यहाँ पे जो मोस्टली बिजनेस आता है वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के थ्रू ज्यादा बिजनेस आता है, इसीलिए यहाँ पे टिकट साइज थोड़ा सा कम होता है और इंटरेस्ट रेट कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर पाती है, मतलब यील्ड इनके थोड़े यहाँ से यहाँ पे बेटर रहते हैं। यूपी में कंपनी कह रही है कि हमने 11 डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल कवर कर लिए, आज के टाइम पे 6 ब्रांचेस हैं और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसको लेकर के हम सुपर कॉन्फिडेंट है, अच्छी ग्रोथ आने वाली है यहाँ से भी। देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे कंपनी का कहना है कि आज के टाइम पे ये 13-14% कंट्रीब्यूट कर रहा है, आगे चल के ये 15-16% कर सकता है। लेकिन मेन जो बुक है अगले 5 साल पे कंपनी कह रही है, अगर आप 5 साल का आउटलुक हमसे पूछोगे तो अगले 5 साल में भी होम फर्स्ट का जो पहला फोकस है वो प्योर हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ही रहेगा, प्योर हाउसिंग लोन के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अवेलेबल है हाउसिंग सेक्टर के लिए, डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, इसीलिए हम अपने अपने फोकस को मतलब कहीं और शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला जो प्रोडक्ट है वो रहेगा, 14-15% कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन मेन जो हमारा ग्रोथ ड्राइवर है वो आने वाले टाइम में भी प्योर होम लोन ही रहेगा। और ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने वही 30% का दिया है, पिछले काफी टाइम से इसी गाइडेंस को कंपनी ने मेंटेन किया है और अगर हम इनके नंबर्स भी देखते हैं तो अपने गाइडेंस को बीट करती है कंपनी, तो उस पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इनका। देन कंपनी का कहना है कि हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है कि हम जब भी रेट बढ़ते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारा बढ़ता है, तो वही पॉइंट है कि हम एकदम से सारा का सारा कस्टमर्स को पास ऑन नहीं करते हैं, बिकॉज जो हमारे कस्टमर सेगमेंट है उनका प्लानिंग बजटिंग हुआ होता है, तो उनको बार बार वो सब चेंज करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि जब तक हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए तब तक हम रेट पास ऑन ना करें हमारे कस्टमर्स को, सो दैट उनको उन सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी भी वही होगा, अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारा एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है तब तक हम रेट पास ऑन नहीं करेंगे, लेकिन इसके अपोजिट अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारा कम होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो हम वो बेनिफिट पास ऑन करेंगे हमारे कस्टमर्स को, एंड उसी से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो बीटी रेट वाला जो प्रॉब्लम है, बीटी आउट वाला, वो इनका प्रॉब्लम भी वहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा। देन लास्टली कंपनी कह रही है कि ग्रोथ मोमेंटम को जो चल रहा है उसको लेकर के हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये कंटिन्यू रहेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग हमारा मेन फोकस था, है और आगे भी अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर ही हमारा मेजर फोकस रहने वाला है। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल एनालिसिस था होम फर्स्ट का। काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। आरओई का जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत बड़ा ट्रिगर था इस स्टॉक के लिए, बिकॉज अगर आप एक एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई भी एनबीएफसी जिसका आरओई 12-13% का हो वो थोड़ा सा मीडियोकर लगता है, थोड़ा सा एवरेज लगता है, लेकिन जैसे वो आरओई का नंबर 15% 16% तक जाता है तो आई मीन एज ए इन्वेस्टर हमको लगता है कि बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ी है, एक अच्छा री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है उस स्टॉक के अंदर। सो वो इस बिजनेस ने करके दिखाया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। ग्रोथ गाइडेंस तो मेंटेन है इनका 30% के आसपास का, कंपनी नए मार्केट में जा रही है, नए ज्योग्राफीज को टैप कर रही है, मार्केट शेयर इंक्रीज करने के ऊपर फोकस है। बोरोइंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो मोस्टली स्टेबल रहने का एक्सपेक्टेशन है यहाँ करंट लेवल से, मार्जिन भी लगभग इसी लेवल पे रहेंगे, एंड ओवरऑल अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी देखें तो वही 30-35% के बीच में रहने चाहिए, बिकॉज कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज करंट लेवल से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है 30% की ग्रोथ स्टिल इस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वन ऑफ दी बेस्ट है। तो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, आगे का आउटलुक भी काफी स्ट्रांग है। स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगेन पॉइंट वही आ जाता है कि होम फर्स्ट का प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे इस स्टॉक का तो वो 4.5 के आसपास है। वीजा विज इंडिया शेल्टर जो अभी थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, उसका प्राइस टू बुक अभी भी 3.2 3.3 के आसपास चल रहा है, जबकि उस बिजनेस की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है, गाइडेंस आगे का काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू होम फर्स्ट। वो बिजनेस जो है वो 35% की ग्रोथ टारगेट कर रहा है, होम फर्स्ट 30% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है, इंडिया शेल्टर भी आरओई इंप्रूवमेंट टारगेट कर रहा है। सो इन पैरामीटर्स पे अगर हम कंपेयर करें तो अनडाउटेडली करंट लेवल पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी अगेन इंडिया शेल्टर में ही लगती है, बिकॉज स्टॉक का प्राइस टू बुक अभी भी काफी कम है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। लेकिन अगर सेकंड प्लेयर मेरे को चूज करना हो सेक्टर में तो अनडाउटेडली वो होम फर्स्ट होगा, बिकॉज इस कंपनी की ग्रोथ भी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रही है, लगातार कंपनी 30-34% से ग्रो कर रही है और आरओई को इन्होंने इंप्रूव किया है पिछले कुछ टाइम में।
सो ये दो टॉप प्लेयर्स हैं हाउसिंग सेक्टर से। एक और पॉइंट है इसमें, अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में जो गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट आया था पीएम आवास का, उसके बाद से इस सेक्टर में आवास हो या एप्टस हो, सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आया है। बट एज ए इन्वेस्टर हमको यहाँ पे ये देखना है कि क्या उन स्टॉक का फंडामेंटल उतना अच्छा चल रहा है, उनका बिजनेस उतना अच्छा चल रहा है। जैसे अगर आप आवास को देखोगे तो हमने ही डिस्कस किया है कई बार कि आवास का बिजनेस जो है वो उसमें उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आया है पिछले कुछ टाइम में। प्रॉब्लम इन द सेंस की ग्रोथ कम हुई है। पहले वो बिजनेस 30% के आसपास ग्रो करता था, उसका ग्रोथ लगातार कम हुआ है, 20% के आसपास आया है। प्रॉफिट का नंबर बहुत ज्यादा गिरा है उस कंपनी का, बिकॉज जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी वगैरह पे इन्वेस्ट किया है। अब वहां पे आप अगर देखोगे तो आवास का प्राइस टू बुक ऑलरेडी 4 के भी ऊपर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्टॉक में जरूर मोमेंटम आया है, बट वहीं पे हमें अपना सेंस यूज करना है कि जो इतना सारे बिजनेस हम ट्रैक कर रहे हैं तो हमको पता है कि आवास का बिजनेस एज अ फंडामेंटल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो वो पॉइंट समझना जरूरी है। सिर्फ स्टॉक भाग गया उसके पीछे हम ये नहीं बोल सकते कि आवास में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, आवास का बिजनेस अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी कंपेयर टू इंडिया शेल्टर या होम फर्स्ट के लेवल्स पे नहीं है। आरओई उसका अभी भी इनसे कम है, ग्रोथ अभी भी बहुत कम है इनसे, और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अभी भी इन कंपनी से, इन बिजनेसेस से काफी ज्यादा कम है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था। टॉप 2 प्लेयर्स हाउसिंग सेक्टर के अंदर अगेन इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट लगते हैं। बाकी ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे सारी कंपनीज को। आपके जो भी डाउट्स है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।